तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन, ठीक है। और एल्कीन में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो वैसे ही C1 से C3 तक जो होते हैं वो गैस होते हैं, C4 से C20 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ठीक है। और C20 से ऊपर लेके जाते हैं तो सॉलिड होता है। ये तो एक जनरल सी फिजिकली उसकी कंडीशन है। दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वही मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि किस पर डिपेंड करता है? वॉन डेर वाल फोर्स पर डिपेंड करता है। जैसा एल्कीन है वैसा एल्कीन है, कुछ नया नहीं है। और जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ये भी किस पर डिपेंड करता है ये आपको पता ही होगा। किसके बेस पर बात करते हैं हम लोग? सरफेस एरिया के बेस पर बात करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि सिस जो होता है, सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो जो सिस होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ट्रांस से ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर जो बात आती है वो सिस की, सिस वाली कंडीशन कौन सी होती है? ये कंडीशन होती है CH3C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड C ले लो, यहाँ CH3 ले लो, यहाँ H ले लो। तो यहां पर आती है जो कंडीशन वो आती है पोलैरिटी की, पोलैरिटी, ठीक है, ध्रुवणता जिसको अपन लोग बोलते हो पोलैरिटी। अब पोलैरिटी आएगी तो जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर कंडीशन होगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्लियर है। ये कंडीशन समझ में आ रही है? यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर अगर बात करें तो पोलैरिटी तो यहां भी डेवलप हो जाएगी। अगर हम ट्रांस ले लें, यहां पर ले लें, ये कंडीशन है, यहाँ H है, यहाँ CH3, तो पोलैरिटी डेवलप तो यहां भी हो जाएगी। यहां पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया, और यहां से ले लो, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया। तो बेसिकली है क्या कि डाइपोल मोमेंट को अगर चेक करें तो डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को डिफाइन करता है। और डाइपोल मोमेंट अगर किसी का जीरो होता है तो हम कहते हैं कि वो नॉन पोलर है। तो यानी कि यहां से देखो एक वेक्टर जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। जबकि यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना? जीरो नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये कंडीशन इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, यानी कि इसको हम कंसीडर किस में कर देते हैं? पोलर में। अब पोलर में कंसीडर कर देते हैं, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो आप एक सोचो, एक लेयर है जिस पर चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं है, इसके ऊपर दूसरी एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसमें भी चार्ज होगा, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि एक मॉलिक्यूल, जैसे ऐसे मान के चलो कि ये मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव हिस्सा है, यहाँ निगेटिव हिस्सा है, तो इसके ऊपर जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा जिसका निगेटिव और जिसका पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर एक तरह से चेयर जो लेयर है वो बनती चली जाएगी, और जब लेयर बनती चली जाएगी तो उस कंडीशंस में वो मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। और इकट्ठे हो जाएंगे, अब उनको बॉयल करना है तो इसका मतलब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उस कंडीशन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो ये कहानी किसकी होती है? ये कहानी होती है इसकी, यानी कि ड्यू टू पोलैरिटी, ध्रुवणता के कारण से ऐसा हो जाता है। तो यहां पर सिस की ट्रांस से ज्यादा होगी। अब दूसरी तरफ मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में सेम कंडीशन है, देखो पहली दोनों कंडीशन एज इट इज है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर जो होता है वो ट्रांस सिस से ज्यादा होता है। उल्टा है, यहां सिस ट्रांस से ज्यादा होता है, यहां ट्रांस सिस से ज्यादा होता है। अब क्यों ट्रांस सिस से ज्यादा होता है? तो यहां पर जो बात आती है वो आती है पैकिंग पर। पैकिंग, ठीक है, याद करो पैकिंग वहां सिखाया था मैंने, है ना, वही कंडीशन यहां पर होती है। तो पैकिंग की अगर बात करते हैं तो सोचो, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो पैकिंग की बात समझ में आ रही है, यानी कि आपके पास में ये कंडीशन है और आपके पास में ये कंडीशन है, तो बताओ पैकिंग सबसे अच्छी कहां होगी? यहां पर होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आराम से कुर्सी स्टाइल में अगर देखा जाए तो एक से ऊपर बैठते चले जाएंगे, तो यहाँ पर पैकिंग ज्यादा होगी, यहाँ पैकिंग कम होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेगा आपके पैकिंग पर। तो पैकिंग इसकी ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो रीजन समझ में आ गए, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया और मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की दो बातें सुन लो। देखो हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, पहले तो ये समझ लो हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं।
हम सॉल्युबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सॉल्युबल होना, होता ही नहीं होता है। और सॉल्युबल होने के लिए कंडीशन होती है, एक शब्द होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है जैसा है वैसा ही मिलेगा, जैसा जैसे में मिलेगा। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब जैसा जैसे में मिलेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास में नॉन पोलर है तो नॉन पोलर है किसमें मिलेगा? नॉन पोलर में ही मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर पोलर है तो पोलर में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पोलर है तो पोलर में मिलेगा। तो नॉन पोलर नॉन पोलर में, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, पोलर पोलर में, ऐसे मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉन पोलर। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो इसका मतलब ये किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब नॉन पोलर दे दो, एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, जैसे कि आप ईथर ले सकते हो। समझ में आ गया? जैसे कि आप बेंजीन ले सकते हो। ये सारे नॉन पोलर है। आ गया? पोलर की बात करते हैं तो पोलर में कौन लेते हैं? वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा, इसलिए ये कंडीशन यहां पर। तो आप ये कहेंगे कि नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है, यानी कि पोलर में बहुत ही लेसर या इनसॉल्युबल टर्म भी यूज कर सकते हैं रहता है। तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये एसएसएन रीजन में स्टेटमेंट आजकल जानते हो नीट में आने लगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट ये है कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी में सिस की ज्यादा होती है ट्रांस से। सॉल्युबिलिटी जो होती है सिस की ज्यादा होती है ट्रांस से। अब ये सिस की ज्यादा क्यों होती है वो यहां से ले लो, यानी कि पोलैरिटी के बेस पे बात कर लेते हैं। भाई यहां पर डायपोल मोमेंट 0 होगा इसका, ये कंप्लीटली नॉन पोलर हो गया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पोलैरिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ या ना? यहां भी वही बताया मैंने, पोलैरिटी डेवलप होगी। तो पोलैरिटी डेवलप होगी इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है, स्मॉल पोलैरिटी होगी। वॉन डेर वाल फोर्स ही होगा यहाँ पर, वॉन डेर वाल फोर्स ही कंडीशन होगा, तो यहाँ पर ही कंडीशन। और अब बात करते हैं स्टेबिलिटी। ये तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। किसके कारण से होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस ले सकते हो, ठीक है ना? किससे ले सकते हो? स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो आप जानते हो कि ट्रांस सिस से बड़ा होता है। तो ये कुछ बातें हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास में प्रॉपर्टीज में या करेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वहां पर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलो बच्चों, ये तो हमने आपको बता दिया इसके जनरल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग प्रिपरेशन। और मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रिपरेशन के बारे में मैं पहले काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूं, तो अपन उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन टाइप ऑफ रिएक्शंस देखेंगे कि कितनी रिएक्शनें थी जहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, कितनी रिएक्शनें थी जहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो शुरुआत करते हैं एल्कीन के फॉर्मेशन में। सबसे पहला ट्रिपल बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। याद करो, ट्रिपल बॉन्ड मैंने आपको दिया था, एल्काइन मैंने आपको दिया था एल्काइन। और जब हम एल्काइन की बात कर रहे होते हैं तो एल्काइन में आपको एल्कीन बनाना है तो हाइड्रोजनेशन कर दो, ये बात सही है। लेकिन हाइड्रोजनेशन की कंडीशन मैंने बताई थी, निकिल डायरेक्टली यूज करोगे तो एल्कीन बन जाएगा, यानी मेटल कोई भी यूज करोगे, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम यूज करोगे तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब हमें डबल बॉन्ड तक रखना है तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? कुछ यहां पर डालना पड़ेगा कैटलिस्ट, पॉइजन, है ना? तो इसके लिए अपन ने क्या याद किया था? याद करो, पीडी इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, याद आ गया? और क्या था? पीडी इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3, ठीक है। और गैसोलीन तो अपने पास था ही, क्यूनोलिन तो अपन यहाँ पर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इस कंडीशंस पे इसको रोक दिया। कोई डाउट यहाँ तक? तो ट्रिपल बॉन्ड से अपन ने इसका फॉर्मेशन कर दिया। अच्छा, इसमें अपन ने एक और काम भी तो किया था, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, याद आया? बिट्स रिडक्शन नाम की चीज भी की थी। वो अलग बात है, एक में सिस बना था, एक में ट्रांस बना था। लेकिन अपन ने एल्कीन बनाना है एल्काइन से,
तो एल्कीन एल्काइन से कैसे बनेगा वो तरीका मैंने बता दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट है? तो एल्काइन से एल्कीन बना लिया भैया अपन ने, ठीक है भाई सब। चलो दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में अपन दो हैलोजन ले लें अगल बगल, याद करो ये कंडीशन मैंने बताई थी, दो हैलोजन ले लें। हैलोजन ले लें तो इसका मतलब है दो हैलोजन को रिमूव करें, ये दो हैलोजन को रिमूव कर दिया, डी हैलोजिनेशन, बहुत सही, इसको हमने बोला था डी हैलोजिनेशन, ठीक है। और डी हैलोजिनेशन के लिए अपन ने किसका यूज किया था, याद करो जिंक का यूज किया था नहीं किया था, ZnH2 निकल रहा था, ठीक है, इस पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो डी हैलोजिनेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। तीसरी एक और कंडीशन अपन ने की थी, याद करो तीसरी एक और कंडीशन कौन सी की थी, अगर हम X और H को निकाल दें, याद आ गया होगा, HX को निकाल दें, तो यहां पर अपन ने क्या यूज किया था, एल्कोहलिक KOH, अरे हाँ है ना, एल्कोहलिक KOH, इसको क्या बोला था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्लियर है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तीसरी बात हो गई, चलते रहो, तीन बातें समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक? चलो अगली पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी में अगर हमने HX के बाद में अगर बात करें तो पानी भी निकाला था अपन ने, यहां पर वाटर का भी यूज किया था, याद आ गया होगा। और जब वाटर का यूज किया था तो इस कंडीशन में अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था, याद आ गया होगा। और जब यहां पर वाटर रिमूव किया था, HOH रिमूव किया था, तो इस कंडीशन में इसको डीहाइड्रेशन बोला था, डीहाइड्रेशन। तो ये भी यहां से अपन ने रिमूव कर चुके, सारी रिएक्शन हो चुकी, क्लियर है, समझ में आ गया, रिएक्शन सारी हो चुकी है। तो डिहाइड्रेशन ले लो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ले लो, डीहैलोजिनेशन ले लो, इन सब से अपन ने एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं CH2COONA, सिंगल बॉन्ड CH2COONA, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वहां भी था कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्लियर है। तो यहां पर कर दिया, इसका नाम जानते हैं क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट, ठीक है। तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो ये आपको थोड़ा सा अलग मिला, बाकी तो सब एज इट इज अपन डिस्कस कर ही चुके एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। तो CH2CONA देन CH2CONA, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट, क्लियर है। तो समझ में आ गई प्रिपरेशन। अब मुझे बताओ इसमें से कोई प्रिपरेशन बतानी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये चारों करवा चुका हूं मैं, डिटेल में डिस्कस कर लिया, पहला वाला डिस्कस हो गया, दूसरा वाला हो ही गया, तीसरा वाला हो ही गया, चौथा वाला हो ही गया। तो इन चारों के बारे में तो बात करना बेकार हो गया, तो किसके बारे में बात करनी है, एक ही बात करनी है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो चलिए इसी के लिए बात करते हैं, तो बात करते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है भैया, इसी पर डिस्कस करते हैं। देखो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उसी तरीके का है जिस तरीके का अपन ने पहले एल्केन बनाया था, मैकेनिज्म एज इट इज ही है, कोई नई चीज नहीं है, तो इसलिए अब इसमें ज्यादा अपन बातें नहीं बोलेंगे, बस इतनी सी बात बोलेंगे कि सबसे पहले CH2COONA का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, चलते रहो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो CH2COO माइनस, देन CH2COO माइनस
प्लस 2Na प्लस बनेगा, बनेगा, ये बनेगा CS2COO माइनस एंड देन CS2COO माइनस, ये बनेगा। अब जब आपने यहां पर आयंस में इसको कन्वर्ट कर लिया तो इस कंडीशन पे फिर वही कंडीशन होगी, ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, एनोड, इसका मतलब हम बात करेंगे एनोड की तरफ। तो एट एनोड चल रहे हैं साथ में, और एनोड में जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा, ऐसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, यहां बन जाएगा CS2COO देन CS2COO। मैं यहां पर दो इलेक्ट्रॉन माइनस ऑलरेडी लिख दे रहा हूं, तो ये आप समझ लो एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल यहां बना, ठीक है। वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से और एक इलेक्ट्रॉन नीचे से निकाल लिए, और जैसे ही फ्री यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा तो आप समझ सकते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और फ्री रेडिकल यहां भी आपका बन जाएगा, और जब फ्री रेडिकल बन जाएगा तो 2CO2 यहां से निकल जाएगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएंगे, और फाइनली आपके पास में CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, और कंबाइंड होंगे तो ये भैया अपना बढ़िया सुंदर सा एल्कीन तैयार हो गया। सिंपल है, तो एल्कीन बन गया। यहां तक किसी कोई डाउट? आ गया समझ में, क्लियर हो गया। दूसरी तरफ अगर बात करें, ये तो एनोड की बात कर दी, अब कैथोड की बात करें तो कैथोड अब आप समझ गए होंगे ये कहानी। अगर हम कैथोड की बात करें तो एट कैथोड, और कैथोड की जब बात करेंगे तो Na है, वाटर के साथ में वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, क्या बन जाएगा यहाँ पर NaOH बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो उस कंडीशंस में आपके हाइड्रोजन गैस जो होगी वहां से लिबरेट हो जाएगी। तो कोई नई चीज नहीं है, उसी तरीके की सारी चीजें हैं। एक चीज दिमाग में रखो, दूसरी चीज अपने आप ही आप समझ लोगे। तो ये रहा आपके पास में कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसमें बढ़िया से, फिर आगे बात करते हैं। तो चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यहाँ COONA है, यहाँ भी COONA है, इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया यहाँ पर, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कहने का मतलब ये है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो भाई यहां से और यहां से दोनों निकल जाएंगे, और दोनों निकल के क्या बना देंगे बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड बना देंगे। आगे बात समझ में, सिंपल है भाई। दोनों वहां से निकल गए, फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा चलो एक काम और करता हूं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट यहां पर भी COONA है, यहां भी COONA है, यहां भी COONA है, और यहां भी COONA है। अब मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये यहां से डबल बॉन्ड बना देगा, वहां से डबल बॉन्ड बना देगा, तो क्या बना दोगे, ये बना दोगे, आप बना दोगे। क्लियर है, बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही है, एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक कैसा होता है, वेरी लेस स्टेबल। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, समझ में आ गई बात, ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा और एक तरफ एज इट इज रह जाएगा, मतलब दूसरा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डबल बॉन्ड कर लो और यहाँ COONA एज इट इज रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, स्टेबल प्रोडक्ट ही बनता है हमेशा, प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, तो यहां से बन ही नहीं पाएगा। तो एक डबल बॉन्ड तो बना सकते हो, दूसरा डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं CH2COO Na, देन CH3COONA, देन CH3। नंबरिंग कर लेता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब इसमें बताओ, ये तो सिंपल है, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है अपने को, ठीक है भैया। तो भैया ये निकल गया, ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2। ठीक है, तो प्रोडक्ट को देख लेना, ऑप्शंस को जरूर देखना, वहां पर कि ऑप्शंस क्या है उसको जरूर देख लेना और उसके हिसाब से चारों ऑप्शंस को मैच कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आपको कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू मिल जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। तो यहां तक तो हमने आपको बता दी इसकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज की तरफ चले। एल्कीन की प्रॉपर्टीज, तो एल्कीन हमारे पास में, मान लेता हूं सपोज दैट ये हमने आपके सामने एल्कीन ले लिया और अब आप तो होशियार हो चुके, तो भाई हाइड्रोजन के साथ में प्रोडक्ट बनाइए। पहला हाइड्रोजन के साथ प्रोडक्ट बनाइए निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, हेलोजन Cl2 CCl4 बनाइए, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। HCl बनाइए, SBr बनाइए, SBr पेरोक्साइड बनाइए, SBr पेरोक्साइड बनाइए। वाटर या डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए या H+ आयन ले लीजिए, H2H+ आयन ले लीजिए। पहले इतने बनाइए फिर आगे बात करें, थोड़ा स्पीड पकड़िए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए डायरेक्ट। तो अटेंड कर लिया आप लोगों ने, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। क्या बनेगा, CH2 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, सेम साइड अपोजिट साइड, वेरी गुड। अब एंटी एडिशन नहीं पता, भूल गए, अरे एक Cl ऊपर लगता है फिर दूसरा Cl नीचे से आता है, एंटी एडिशन है, नालायको उधर जाओ। इसीलिए तो करवा रहे हैं रिएक्शन, और क्यों करवा रहे हैं, ये थोड़ा रिवाइज करो। ठीक है, एंटी एडिशन HCl के साथ मार्कोनिकॉफ रूल, क्लियर, कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा Cl देन CH3। मार्कोनिकॉफ रूल सेम कंडीशन, यहां पर Br, यहां CH3। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा R CH2 CH2 Br। ठीक है, हाइड्रेशन, रीअरेंजमेंट, सारी चीजें आई थी, याद आ रहा है। तो यहां पर OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। चलो आगे चले, और ले लेते हैं R देन CH डबल बॉन्ड CH2, B2H6 के साथ रिएक्शन कर लो, याद करो, बता चुका हूं आपको, B2H6 H2O2 OH माइनस। ठीक है, याद आ गया, इस पर अपन रिएक्शन कर चुके। ओजोन लिसिस कर लो, O3, एक और ओजोन लिसिस करो, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, O3 जिंक H2O, ये भी कर सकते हैं, क्लियर है। ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, KMnO4, ठीक है, डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, याद आ गया होगा, एक KMnO4
H प्लस आयन हीट, याद आ गया होगा। चलो बनाओ, क्या होगा फटाफट। यही तो बात है, मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि सारी चीजें मैंने वहां डिस्कस कर दी है, अब यहां कुछ ज्यादा नहीं बचा है, जो नेमिंग रिएक्शन है सिर्फ वो बची है, अगली 10 क्लास में खत्म, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, काफी चीजें करवा चुका हूं मैंने। अब तो वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो वहां पर टच नहीं कर पाए थे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई या कुछ अदर रिएक्शंस हैं, हो गया। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन बेयर रीजेंट, लेकिन ये तभी हो पाएंगे जब आप पढ़ के आएंगे और आपको आइडिया होगा। थोड़ा स्पीड पकड़िए। चलो B2H के साथ रिएक्शन करते हैं, OH लग जाता है, क्या बनता है RCH2CH2OH। दूसरा ओजोनलिसिस कर लो, ओजोनलिसिस कर लेंगे, ये कंडीशन आ जाएगी, क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन फर्दर हो जाएगा RCOH प्लस SCOOH हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा RCHO प्लस SCHO। यहां डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 OH लग जाएंगे, याद आया था, मैंने कहा था डाइऑल बना देगा, अरे हाँ है ना। और KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन कर देगा फर्दर, मैंने बताया था, क्या बन जाएगा RCOH प्लस CO2, इधर वाला जो होगा CH2 CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो सारी रिएक्शंस हो गई, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो मैंने ओजोनलिसिस बता दिया एल्कीन के बारे में, अब थोड़ा सा एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं सपोज दैट ये क्वेश्चन कहीं पर आ जाए, थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन वहां पर रह गया था, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर HX के साथ रिएक्शन कर दूं मैं, है ना, HX के साथ रिएक्शन कर दूं, और ये कैसा हो गया, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब डाइईन फॉर्म है, डाइईन है और इस तरह की का है। तो इसमें देखो क्या कंडीशन होती है, इसमें दो चीजें होती है, ये रिएक्शन दो कंडीशन पर हो सकती है। दो कंडीशन का मतलब एक होता है लो टेम्परेचर पर और एक होता है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो दो जगह पर रिएक्शन हो सकती है। अगर लो टेम्परेचर पर एडिशन करोगे तो 1-2 एडिशन होता है। 1-2 एडिशन का मतलब ये हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव जुड़ गया, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH पॉजिटिव पर नेगेटिव X एंड देन CH2। क्लियर है? ये हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, 1-4 एडिशन होगा। 1-4 मतलब एक बार और, मतलब कुछ इस टाइप से होगा, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH प्लस देन CH2 माइनस है, तो यहां क्या होगा एक बार और, क्योंकि रेजोनेंस है ना, अरे भाई रेजोनेंस है, एलाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो रेजोनेंस हो गया, तो समझ गया होगा यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो दोनों मिला के डबल बॉन्ड बीच में बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो CH2 प्लस हो गया, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 माइनस, और अब आप समझ गए होंगे HX को जोड़ दो यहां से तो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव पर निगेटिव और निगेटिव पे ठीक है। तो यहाँ X, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2H, तो ये 1-4 एडिशन होता है। तो ध्यान रखना कि कहीं पर रिएक्शन हो तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जरूर लिखा होगा वहां पे। तो लो टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है, ऐसे मान के चलो, लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है। तो कहीं भी अगर ऐसा मिल जाए आपको तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कोई डाउट यहां तक? एक छोटी सी बात थी, इसको भी ध्यान रखना है। चलो एक दो बातें और कर लेते हैं, हाँ जल्दी नोट करो, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं, अगली कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें पॉलीमर से रिलेटेड है, हालांकि आगे पीछे कर लेंगे उसको। तो पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपको एक
रिएक्शन तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, हालांकि पॉलीमर में जाएंगे, जब पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर और चीजें भी पढ़ेंगे। तो कुछ रिएक्शन जैसे दे रहा हूं, जैसे आपको पता है ये आपके पास में एथीन है नहीं है, और एथीन में एन मॉलिक्यूल होंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन में क्या हो जाता है, याद करो, CH2 देन CH2 देन ये N, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएथीन। याद है कि नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीएथीन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शंस है जो ध्यान रखनी होती है। तो पॉलीएथीन क्लियर है। चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, नंबर सेकेंड, CH3 देन CH, या यहां CH3 कर लेता हूं, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक्स्ट्रा बना दिया, एक एक्स्ट्रा बना दिया, अरे रुक जा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा CH3 एक्स्ट्रा बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH देन CH2, यहां CH3, इसको बोलेंगे पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन, प्रोपीन है ना, प्रोपीन से प्रोपाइलीन। ठीक है, एक और ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। तो एन मॉलिक्यूल इसकी भी ले लो, इसका पॉलीमराइजेशन कर लो, क्या बन जाएगा, CH2CH, यहां Cl, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पाइप बनते हैं इसके, एडवर्ट देखा होगा, है ना, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। एक और देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CN, इसको बोलते हैं एक्रोनाइट्रिल, एक्रोनाइट्रिल, ठीक है। इसमें भी N मॉलिक्यूल ले लो, यहां पर क्या बन जाएगा, CH2। तो एक कुछ जनरल से मैंने आपको दे दिए, इसको बोलते हैं पॉलीएक्रोनाइट्रिल, पान, पॉलीएक्रोनाइट्रिल, पान। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन की बात कर ली। अब पॉलीमराइजेशन के बाद आइसोमराइजेशन की बात कर लेते हैं। आइसोमराइजेशन, तो जैसे कि हमने एल्केन में आइसोमर देखे थे ना, उसी तरीके से एल्कीन में भी आइसोमर हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर CH3 देन CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2 ले ले, AlCl3 यहां भी ले ले, तो आइसोमर बनाएंगे। तो पहला आइसोमर तो देखो ये बन जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड। दूसरा ये बन जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और ये सारे के सारे कौन से हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो आइसोमर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें मैंने एल्कीन की डिस्कस कर दी आपसे, कि एल्कीन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, रिएक्शन कैसे होती है, और काफी चीजें तो पहले भी डिस्कस हो चुकी है। चलो अब हम बात करते हैं एल्काइन की तरफ। तो नेक्स्ट इज एल्काइन।
चलो आगे बात करते हैं इसमें एल्काइन में। तो एल्काइन में C2, अच्छा एक चीज, एक मिनट देखो, एक कभी कभी दिमाग जो है ना वो बड़ा खराब कर देते हो तुम लोग। भाई यार C2 होगा यार, एक कार्ब एटम का तो एल्कीन होता ही नहीं है। भूल गए थे भाई, एक कार्ब एटम का तो एल्कीन होता ही नहीं है। मेरे दिमाग में अभी आया, देखा इंटेलिजेंसी, देखा, ये सब तुम्हारे संगत का असर है और कुछ नहीं है। चलो C2 to C4 जो होता है, देखा बेचारा कोई कहेगा ये सब क्या बता रहे हैं। C2 to C4 जो होता है वो गैस होता है, C5 से C11 लिक्विड होता है और ग्रेटर देन C11 सॉलिड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एल्काइन में होता है। दूसरी बात वही चीज है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एज इट इज, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? सॉल्युबिलिटी समझ गए होगे, पोलर नॉन पोलर वाली कंडीशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन पोलर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर, सॉल्युबल इन नॉन पोलर। तो इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, तो काम की इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है फिलहाल। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपने मेन मोटिव पे, और मेन मोटिव में हम लोग बात करेंगे किसको बनाना है, अपने को एल्काइन को बनाना है। तो एल्काइन बनाएंगे। ठीक है, एल्काइन को बनाएंगे। तो चले स्पीड पकड़े एल्काइन के लिए। तो फर्स्ट एल्काइन बनाना है अपने को। तो एल्काइन बनाने का तरीका, सबसे पहला एलोजन से ले लो, याद करो सिखाया हुआ है, याद आ गया होगा। किसका यूज कर रहे थे, NaNH2। एक मिनट, यहां पर नहीं, यहां पर हम यूज करेंगे जिंक का। ठीक है, अरे क्या हो गया भाई, हाँ यहां किसका यूज करेंगे, जिंक का। नंबर सेकेंड, यहां X, यहां X, यहां H, यहां H, यहां पर यूज करेंगे NaNH2 का। ठीक है, यहां यूज करेंगे NaNH2 का। याद आ गया होगा एल्काइन बनाने का तरीका। ठीक है, डिहाइड्रेशन 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 अभी भी कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन समझ गए होगे, OHH। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चौथा, इसी तरीके से यहां पर एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं, CS डबल बॉन्ड CH COONA। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नोट कर लिया, क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सोडियम एलिएट।
सोडियम एलिएट, देखो ये सिस फॉर्म है, दोनों सेम साइड में है, तो सोडियम एलिएट। एक होता है सोडियम फ्यूमरेट, फ्यूमेरिक एसिड से, भाई मेलिएट मैलिक एसिड से, और फ्यूमरेट सोडियम फ्यूमेरेट। सोडियम फ्यूमेरेट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर अपन ने बताया था CON देन CO, क्लियर है? तो आप सोडियम फ्यूमरेट को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। देखो इसमें अगर देखा जाए डिस्कशन करने का, तो पहला दूसरा तीसरा मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में डिस्कस करना बेकार है, और इसके बारे में भी अब ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, अरे हाँ है ना, और ये वाला पोर्शन निकल जाएगा और इसके साथ में क्या बना देगा, आपका एल्काइन बना देगा। तो जरूरत नहीं है ना, मुझे समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बात करें। अब यहां पर जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो सुनिएगा, यहां एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, कन्वर्जन सिखा रहा हूं लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। मतलब लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन की प्रिपरेशन। क्या आपके पास में लोअर एल्काइन है, लोअर एल्काइन मतलब कम कार्बन एटम का है, और उससे हमें क्या बनाना है, हायर एल्काइन बनाना है, ठीक है? तो इसको कैसे बनाया जाता है, कहां कहां पर वो चीजें बनती है, तो सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप एक एल्काइन ले लो, लेकिन जो एल्काइन आप लो, मैं आपको बता दूं, वो एसिडिक हाइड्रोजन वाला होना चाहिए बेटा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, बात को समझिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन समझ में आ रहा है आपको, मैंने सिखाया हुआ है, ये पॉजिटिव निगेटिव होता है, निगेटिव के बाद में जो यहाँ पर बनता है निगेटिव आयंस बनता है, कार्बन आयन जो बनता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद है, सबको सिखा चुका हूं मैं आपको। तो स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी होने के लिए H+ आयन को इजीली निकालता है, इसलिए ये मोर एसिडिक होता है, क्लियर है? तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। अब अगर आपके पास में मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में, मोर एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अगर कोई एक ऐसा जिसमें मेटल हो, कोई एक ऐसा रीजेंट, कैटलिस्ट, कुछ भी ले लो जिसमें मेटल हो, तो वो, और मेटल कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, तो वो मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहां बना देगा RC ट्रिपल बॉन्ड CM, यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं, याद है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने बोला था, कार्बधात्विक यौगिक नाम लिया था मैंने कहा था मेटल और कार्बन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लिया, और अब इसके बाद में कोई एल्किल हैलाइड ले लो, जब ये बना लो उसके बाद में एल्किल हैलाइड ले लो। एल्किल हैलाइड ले लोगे तो अब आपको पता है या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे अटैक कर जाएगा, तो ये इसके साथ अटैक करेगा। तो यहां पर अब आप देखो, पहले से बड़ा एल्काइन आपके पास में मिल गया, तो ये हो गया आपके पास में लोअर एल्काइन, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, हायर एल्काइन। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, इस बात को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, बाद में साथ में MX अलग निकल जाएगा, ये है कहानी। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया कि लोअर एल्काइन एंड देन हायर एल्काइन। तो अब पॉइंट उठता है किसके साथ रिएक्शन की जाए और कैसे बनाया जाए, तो अब मैं आप वो समझाने जा रहा हूं। देख लो, सबसे पहले आप ले जाओ किसी मेटल को, सोडियम, सिंपल सोडियम ले आओ, सिंपल सोडियम, या सिंपल सोडियम से बेहतर और लेना चाहो NaNH2, बनाओ, आप ही को करना ही है, NaNH2 ले लो, ठीक है? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ चाहे लिक्विड अमोनिया, चलो ये बात भी ध्यान रखो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये बड़ी अच्छी बात मैंने बोली है। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C देन R अगर हम लेते हैं, सुनिए, तो याद करो मैंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया सिखाया है,
लिक्विड अमोनिया, तो मैंने कहा यहां पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है, याद आया? ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड C देन H ले लूं जिस पर H है, तो फिर यहां पर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो भैया ये H निकलेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये है काम की बात, नहीं आया समझ में? मतलब बिट्स रिडक्शन करना है तो बिट्स रिडक्शन करने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई अगर आपने एल्काइन ले लिया और बिट्स रिडक्शन अगर कर रहे हो तो फिर बेसिकली ये सोडियम के साथ होगा, फिर यहां पर वो एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस कहना चाहता हूं, यानी कि इस जगह पर एल्कीन नहीं बनेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एल्कीन को बनाने की कंडीशन है ये बाय द बिट्स रिडक्शन। आ गया पॉइंट? समझ में क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो आगे देखते। अब मैं बात कर रहा था सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, कर लोगे, NaNH2 ले लो, टॉलेंट रीजेंट ले लो, टॉलेंट रीजेंट याद आ गया होगा, Ag2O AgNO3 याद आया नहीं है, NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट याद आ गया होगा, टॉलेंट रीजेंट वो ले सकते हो, टॉलेंट रीजेंट ले सकते हो, क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हो, Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल फॉर्म, यहां भी ये भी ले सकते हो, NH4OH, ये क्यूप्रस क्लोराइड भी लिया जा सकता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। बेटा जो बोलते जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखना है, दिमाग में छापना है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये ले सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये भी हो सकता है, क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी हो सकता है। तो कभी भी अगर ऐसे कंपाउंड्स मिल जाए तो आपको क्या करना है, बस वही देख लो क्या करना है भाई, यहां से या सोडियम हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड C Na, बोलो हो जाएगा, यहां भी वही होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C Na, यहां क्या हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag। अरे भाई सिल्वर होगा कि नहीं होगा, सिल्वर होगा, यहां पर क्या होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu होगा कि नहीं होगा, यहां क्या होगा देखो RMgX में क्या होगा, यहां माइनस हो गया यहां प्लस हो गया, तो यहां पर बच्चों बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C MgX। और आपको कमाल की बात बता दे, ये R मिलके क्या बना देगा, एल्केन भी तो बनाएगा। मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में आपको सिखाया हुआ है कि एसिडिक हाइड्रोजन कहीं मिला, एसिडिक हाइड्रोजन कहीं मिला तो क्या बनेगा, तो नेचुरल सी बात है एसिडिक हाइड्रोजन अगर मिल गया तो एल्कीन बनेगा। आ गया समझ में? और अब आप जब ये बना लिया तो अब आप सोच लो कि अगर मैं आपके पास में कोई R-X ले लूं, क्या ले लूं, R-X, तो 100% Na हटेगा, NaX निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से, तो फाइनल जो बन के आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C देन R-, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट को, क्लियर हो गया, R देन C ट्रिपल बॉन्ड C R-, उसको जोड़ देंगे। तो ये तरीका है लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने का। कोई डाउट यहां तक? बात समझ में आ गई है? पक्का कर लोगे? डन हो जाएगा? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो यहां ले रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब मैंने एसिटिलीन ले लिया, एसिटिलीन ले लिया, समझ में आ गया? चलो बनाओ जरा, यहां पर Na, यहां पर NaNH2, ठीक है, यहां पर Ag2O, Ag2O मेरे हिसाब से समझ गए होगे आप तुम लोग, Cu2Cl2, NH4OH या Cu2O भी, यहां पर CuO भी बोल सकता हूं मैं, और यहां पर हमने ले लिया RMgX। और एक बात और बता देता हूं, यहां पर जो ऐड करना है CH3I,
CH3I ऐड करना है, मतलब Na के बाद में CH3I ऐड करना है। चलो ट्राई करो जल्दी ट्राई करो। सॉल्व कर लिया होगा तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। देखो यहां पर 2 बार रिएक्शन होंगी, आगे ना 2H है और फिर यहां पर CH3I है, तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके। तो यहां बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C देन CH3। यही मेरे हिसाब से इसमें बनेगा, यही इसमें बनेगा। बस अंतर क्या होगा समझ गए होगे अब। अंतर क्या होगा, अंतर केवल एक ही चीज का होगा कि यहां पर क्या बन के आ रहा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C Na, यहां भी बना होगा, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर यहां पर बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड। सिल्वर एसिटिलाइड, ठीक है, सिल्वर एसिटिलाइड। ये भी देखो यही बनेगा। RMGS के साथ जाओगे तो यहां पर RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आपका MgX, ऊपर MgX नीचे, वही कहानी आगे की, और ये भी बन जाएगा, और यहां पर भी वही बात बन जाएगी, कॉपर एसिटिलाइड, ठीक है, कॉपर एसिटिलाइड। अच्छा, ओहो, ऐसा समझ लेगा, मत समझना भाई, ये एरो थोड़ा लंबा कर दिया मैंने, ठीक है। तो कुल मिलाकर सभी जगह से अगर रिएक्शंस देखोगे तो एज इट इज ही रिएक्शंस मिलेगी, एज इट इज ही रिएक्शंस मिलेगी। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आ रहा हूं, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो क्लोरोफॉर्म ले लिया मैंने। क्लोरोफॉर्म में 6Ag सिल्वर ले लो और फिर 3Cl ले लो, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहां से यहां तक इतना निकालो तो यहां से आपको एसिटिलीन बनते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये एसिटिलीन की प्रिपरेशन होती है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि क्लोरोफॉर्म की जब सिल्वर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है। दूसरा एक और रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, Mg2C3, Mg2C3, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपायन बनता है, ये प्रोपायन बनता है। ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखना है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को डाल दो पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एसिटिलीन बनता है। यहां भी भैया एसिटिलीन है, तो कैल्शियम कार्बाइड भी एसिटिलीन बनाता है। और एक और Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट है। Al4C3 की वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, मीथेन की प्रिपरेशन होती है बच्चों। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भैया इसको इसमें करते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो यहां तक हमने आपको कुछ बातें बता दी। अब कुछ रिएक्शन और है, वो भी देख लो। अब बात करते हैं कुछ एडिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कुछ एडिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर आपके पास में एक एसिटिलीन है और एक और एसिटिलीन है, सुनना मेरी बात को, दो एसिटिलीन के मॉलिक्यूल दे दूं मैं आपको, और उसमें मैं यहां कर दूं Cu2Cl2 और यहां कर दूं NH4Cl। ध्यान रखना, वहां NH4OH था भैया, वहां अमोनिकल बेसिक मीडियम था, यहां NH4Cl है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में बड़ा जबरदस्त पॉइंट क्या है, वो ये है कि कॉपर क्या करता है, इस H को निकालता है और यहां जुड़ जाता है आकर। समझ गए? कॉपर इस H को निकाल, मेटल है, H को हटा देगा, कॉपर यहां जुड़ जाएगा, है ना, एक जगह पर एक तरफ जुड़ जाएगा। और एक तरफ अगर जुड़ जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो उस कंडीशन पर ये नेगेटिव इस कार्ब एटम पर अटैक कर देगा। मतलब एक का H, एक का बॉन्ड, है ना कुछ नया, NH4Cl, है ना नया। मतलब ये इसके साथ चला गया। अब देखो, जब इसके साथ चला गया तो क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड बन गया तो निगेटिव पर ये जो H निकला है बाद में आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बनेगा, यहां पर बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये बनना चाहिए, देख लो आप गौर से, एक का डबल बॉन्ड, एक का H, एक का बॉन्ड, एक का H। अब 3 ले लो तो क्या होगा, तीनों को पकड़ लेंगे। बेटा मत पकड़ो आजकल। चलो इसमें अब क्या करो, एक H इधर से निकालो, पहले एक बार निकल गया, एक बार और H यहां से निकालो और दोनों के बॉन्ड बनाओ। नहीं आया समझ में भाई? ये दो H निकल जाएंगे कॉपर से, समझ गए ना, और इनके बॉन्ड टूटेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? इनके बॉन्ड टूटेंगे। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH डबल बॉन्ड CH2 इधर, और देन CH डबल बॉन्ड CH2 इधर। देखा, सिंपल है, क्लियर है। बोलो क्लियर हो गया? तो पॉइंट समझ में आ गया, कैसे कंडीशन होती है ये समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जल्दी नोट करो भाई। अब चलो अगर बात करते हैं 3 HCHO लेते हैं या 3 एसिटिलीन ले लेते हैं और हीट करते हैं आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहां पर जो कंडीशन होती है बेटा वो फिर बेंजीन बनने की होती है। अब ये तो समझ में आ गया होगा, तीनों के डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां करता हूं CH3 देन C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अब बताओ क्या होगा? अब बन जाएगा मेसिटिलीन, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3। अरे CH3 बना लोगे ना, बॉन्ड तोड़ते जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते जाओ, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? तो हीट करने पर ही होगा। और अगर 4 मिल जाए तो क्या होगा, 4 CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
निकिल के साथ में वर्क करते हैं इसको, NiCO का होल 4 भी बोला है, निकिल भी होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, बोलो समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहां पर ऑक्टाटेट्राईन का फॉर्मेशन। बेटा बॉन्ड बना, तो ये कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बता दी जहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है, तो ये हमारा एल्काइन, अपना एल्कीन और एल्काइन खत्म हो, ठीक है। चलो कल मिलेंगे एल्किल हैलाइड के साथ।